ताकतें जो हैं वो सेना का मनोबल गिराती हैं। कई जगह हमने देखा है कि सेना या स्थानीय जो सशस्त्र बल है उससे बहुत ज्यादा छूट दी जाती है, जिस वजह से आम लोगों का जीना दूभर हो जाता है। आखिर किस तरह की असमानता यहां पर है जिस वजह से यह व्यवस्था में इतना बड़ा कलंक लग जा रहा है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह कि सारे राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर इसमें विचार करें, सोचें और सब मिलकर सेना के हाथ या पैरामिलिट्री फोर्स के हाथ मजबूत करें। इसमें तीन तरह से इसका इलाज हो सकता है। पहला तो यह है कि माओवादियों को जो हथियार, गोला बारूद और पैसा आ रहा है वो लाइन इनकी कट होनी चाहिए। दूसरा, इनके जो ठिकाने हैं जिन्हें जो इनको आश्रय देता है वो उनको ढूंढा जाना चाहिए और ये काम खुफिया विभाग का है। राज्यों के माध्यम से इसमें वो उनकी मदद कर सकते हैं। और तीसरा यह है कि राजनीतिक दल इनको कोई संरक्षण ना दें। जैसा आपको याद होगा कि झारखंड में मधु कोड़ा की जो सरकार थी वो केवल माओवादियों के रहमो करम पर टिकी थी। वो उनको बाकायदा पैसा देते थे, एक एक महीने का उनको मुआवजा दिया जाता था और तब जाकर वो सरकार चली। और मधु कोड़ा कैसे आदमी थे, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये सब जग जाहिर है। तो ये जो अभी लोकतंत्र में ये ठीक कहा आपने, मेरे पूर्व वक्ता ने, कि जब किसान मरता है या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मरते हैं तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, और जब अब नेताओं पर की हत्या होने लगी तो इसमें अब क्या है, इसमें ना कोई भाजपा है ना कोई कांग्रेस है। ये सीधा सीधा एक चुनौती है पूरे देश के लिए। अभी लेकिन जीवन जी, हमारा सवाल यह है कि जहां पर मिलिट्री को, जहां पर सेना को, सुरक्षा बलों को बहुत ज्यादा छूट दी गई है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसको लेकर सेना की वहां खुली छूट को लेकर एक आंदोलन चल रहा है दशकों से। नक्सलवादियों के ये जो माओवादियों के मामले में या नक्सल, अभी आप देखिए कि जहां भी अगर कोई नक्सलवादी या माओवादी गिरफ्तार होता है तो मानवाधिकार के लोग, कई संस्थाएं ऐसी, कई एनजीओ खड़े हो जाते हैं और वो उनको सजा नहीं देने देते। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हैं अब ये इंतहा हो गई है और अब केवल एक ही इसका इलाज है और वो है शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति। आपको याद होगा कि पंजाब में केपीएस गिल साहब ने, वहां के जो डीजीपी थे, उन्होंने जो वहां सिख आतंकवाद शुरू हुआ था पाकिस्तान के इशारे पर, उसको उन्होंने निस्तनाबूद किया। अभी लिट्टे का उदाहरण है, श्रीलंका में भी प्रभाकरण के मरने के बाद कि जो उन्होंने उसका पूरा अंत कर दिया, वहां लिट्टे आतंकवादी से निस्तनाबूद हो गए। तो लेकिन यहां पर फिर वही चिंताएं फिर बढ़ जाती हैं कि क्या सेना को खुली छूट देना। बिल्कुल, अनिल जी से भी पूछ लेते हैं। अनिल जी, जो बातें हो रही हैं कि राजनीतिक दलों को अब यहां पर एक साथ सोचना होगा, एक तरह की सोच रखनी होगी, क्या यह मुमकिन है? क्या सेना को, सुरक्षा बल को ज्यादा अधिकार देना भी इस वक्त सही होगा? देखिए, एकजुट होने और एक स्तर पर आने के अलावा और कोई उपाय है नहीं। या तो नक्सली अपना विकास करेंगे, आपको खत्म करेंगे, या आपको नक्सलियों को खत्म करना पड़ेगा। ये अपने को तय करना है। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम ने अगर इसको तय नहीं किया और इसके हिसाब से अगर कार्रवाई नहीं की तो पॉलिटिकल सिस्टम खत्म होगी, पार्टियां खत्म होंगी और नक्सली अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। ये वही चाहते हैं। मेरा निवेदन बस ये है कि इसमें नक्सलियों ने बार बार पॉलिटिकल सिस्टम को, स्टेट को संदेश दिया है। क्या पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेट नक्सलियों को कोई संदेश देने की तैयारी में है, या बार बार ऐसे ही धोखा खाते रहेंगे, बार बार ऐसे ही चूकते रहेंगे? मेरा बस इतना कहना है कि सभी पार्टियों को एक मत होकर एक निर्णय पर करके, और नक्सली गलत हैं, इनको नेस्तनाबूद करना है, इनको खत्म करना है, ये निर्णय करके और मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, लेकिन ये भी बात निर्णय करना पड़ेगा कि कई बार ऐसा खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी भी घटनाएं होती हैं, जैसा कि अभी पीयूष जी भी उस पर इशारा कर रहे थे कि कई बार आप माओवाद की आड़ में, नक्सलिज्म की आड़ में कुछ ऐसे लोगों को मार देते हैं, ऐसे लोगों को मुठभेड़ में निशाना बना देते हैं जो लोग बहुत सीधे साधे ग्रामीण होते हैं, गांव के लोग होते हैं। फिर वहां उसका क्या होगा? देखिए, मेरा यह कहना है कि कोई बड़ी समस्या है, उसको निदान करने के लिए आपको छोटी मोटी कीमत चुकाना पड़ती है। और ऐसा नहीं है, नक्सली मारे जाते हैं
तो उनके साथ गांव वाले मारे जाते हैं, सेना के लोग मारे जाते हैं, उसके साथ भी गांव के लोग मारे जाते हैं, तो आपको कीमत तो चुकाना पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? कई बार